इसमें एक क्वेश्चन आपसे कहा था कर लेना 39 नंबर का। क्या है था आंसर? भूल ही गए। आज पता चला कि यहाँ कॉपी बंद होती है तो यहीं खुलती है आके। इसमें C की वैल्यू आपको दी गई है 2 माइक्रोफेरेड और C ए बी आपको बताना है A B के अक्रॉस यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब ये एक वेरिएशन आपको करके दिखाया जा रहा है, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं करना, जैसे इसे अब सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हम लोग पीछे काम कर चुके हैं, तो उसी रिजल्ट को यूज कर लेंगे। बाकी आपको डिटेल तो बता ही दिया गया कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप यहां से थिंक करना स्टार्ट करते हैं कि हम यहां पर आपको पहले ये दिया गया है, फिर ऐसे दिया गया, फिर ऐसे। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये 5 माइक्रोफेरेड दिया गया है और बाकी आगे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं वो सब कितने हैं? 2 माइक्रोफैरेड के जो आगे लगे हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो इतना पार्ट है, इधर का ये जो पार्ट है, ये इनफाइनाइट सीरीज है और इतने पार्ट को अगर हम सॉल्व कर लें, जो कि हमने सॉल्व करना सीख लिया है लास्ट टर्न पे, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसे अभी भूल जाइए आप। ये सॉल्व कर लें अगर, तो इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, एक सिंगल कैपेसिटर आएगा ना, और वो सिंगल कैपेसिटर आप यहां लगा दो और फिर वो और ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर आप शुरुआत में ही इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जो इनफाइनाइट सीरीज है उसमें सारे कैपेसिटर सेम वैल्यू के होंगे और ये अलग वैल्यू का है, तो इसको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि हम इस इनफाइनाइट सीरीज का कैलकुलेशन जानते हैं, हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो हम उसी का यूज कर ले रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आया था? √3 - 1 और C नॉट था, लेकिन यहां C दिया गया तो हम C लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 ये था यहां पर। इसको कुछ भी मान लेते हैं C डैश। तो C डैश जो या C इक्विवेलेंट ये जो आया वो इतना आया है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लो। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर क्या है? C की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। तो √3 - 1 1.732 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और C की वैल्यू क्या दी गई? इंटू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? 0.732। ठीक है, ये आएगा वही माइक्रोफैरेड में, क्योंकि दिया गया है माइक्रोफैरेड में सब, और ये 5 है। तो अब ये जो C डैश है और ये जो 5 है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। ठीक है, नाउ अलग से डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। नाउ 5 माइक्रोफैरेड and C dash are in parallel. So CAB is equal to 5 plus 0.732, that is 5.732 microfarad. नोट कर लिया आपने? वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो इसमें अगर आप देखें तो आपको अलग अलग 4 चीजें दिख रही हैं। जैसे सभी हेडिंग्स देख लो पहले। जैसे पहले नंबर पर ए पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहां पर क्या लिखा हुआ है? फॉर एलॉय, मतलब बी पार्ट में। सी पार्ट में क्या लिखा है? फॉर सुपर कंडक्टर्स। और डी में लिखा है फॉर सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स।
ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर क्या है, फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, मतलब जनरल थ्योरेटिकल अगर हम फॉर्म में देखें तो दोनों का इफेक्ट एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर वैसे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट यहाँ पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोग एक ही जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो चीज। तो हम लोग ये सारी चीजें देखने जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का तो आपको पता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो यही चीज हमें थोड़ा सा और डिटेल में देखनी है। तो जो यहाँ पर पहला पार्ट है वो है फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, तो जस्ट आपको देखना है यहाँ पर, जैसे इसमें अज्यूम कर लिया गया है जो आर नॉट है वो ये रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर एक और मान लिया गया आरटी सिंबल जिसको कह दिया गया रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज करता है उसका एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन लिखी जाती है। लेकिन जरा इसके आगे एक लिमिट देखो क्या लिखी है, टी ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये रिलेशन हम तब यूज करते हैं जबकि टी की वैल्यू 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। लेकिन एक्चुअल में जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज नॉर्मली देखते नहीं है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ 2 स्टेप्स लिए जाते हैं, पहला और ये दूसरा। आगे के स्टेप्स नॉर्मली छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में सभी न्यूमेरिकल जो भी पूछे जाते हैं उसमें नॉर्मली अल्फा दिया जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वो एक बार ऐसे पूछा गया था कि यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। ठीक है, बस उसके लिए पूछा गया था। और बाकी यहाँ पर ये लिमिट होती है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें आगे के फैक्टर्स भी काउंट करने होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग के लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये जो 2 पार्ट होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, यही बस यूज करते हैं, आगे के हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए नीचे लिख दिया गया है, अल्फा बीटा गामा के लिए लिख दिया गया नीचे, आर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड आर पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। ये ध्यान रखना, क्या लिखा गया है, पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। मतलब अगर कंडक्टर है तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा सभी की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब अगर टी की वैल्यू 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है या उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमने अभी आपको बताया सिर्फ 2 स्टेप्स हम यूज करते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, फिर टेम्परेचर कम होता है तो ये जो बीटा और गामा होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यूज काफी कम होती हैं, तो ये फैक्टर नेग्लेजिबल हो जाता है, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया जाता है। और अदरवाइज यहाँ पर इनको भी हमें काउंट करना पड़ता है। तो सिर्फ 2 ही स्टेप्स लेते हैं अगर टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम लोग इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है, तो जरा ग्राफ देखो। ग्राफ हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, आर टी इज इक्वल टू, इसे ओपन करेंगे तो हम टी वाला टर्म पहले लिख दे रहे हैं, आर नॉट अल्फा टी एंड प्लस आर नॉट। ठीक है, देन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, आर नॉट अल्फा, और जो ये इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, आर नॉट। मतलब ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो कुछ इस तरह से आएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव ही यहां पर स्लोप है। ठीक है, टी डिग्री सेंटीग्रेड, पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव होता है, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव होने के तो चांस है नहीं। तो इसलिए यहां पर ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से, पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहां पर, तो ये इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव दिख रहा है और स्लोप भी पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे करने का मतलब एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रहेगा, मतलब टी लेस देन आर इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर टी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फिर ये वाले टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें क्या रहा, स्क्वायर क्यूब, तो स्क्वायर आते ही हमें समझ में आ जाता है ग्राफ पैराबोलिक शेप में आ जाएगा। और अगर और भी टर्म्स आ गए तो वो कर्व शेप में आ जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं बचेगा। तो इसलिए आगे अगर हम जाएंगे तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें ये जो पार्ट है ये लो टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ये हाई टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम ऐसे खींच दें
तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो हमें यहाँ पर क्या बताइए, ये तो आर नॉट हो जाएगा और ये एंगल हमें क्या बताएगा, वो हमें स्लोप बता देगा। मतलब अगर हम m देखें तो पता ही है हम लोगों को m क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा, आर नॉट अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया सकता है कि जैसे थीटा की वैल्यू उसने कुछ दे दी, 30 डिग्री मान लिया दे दिया, तो आपने आर नॉट अल्फा की वैल्यू समझ ली कि क्या हो जाएगा, स्लोप, दैट इज tan 30। अब आपको अल्फा दिया गया तो आर नॉट बता सकते हो, और आर नॉट दिया गया है तो अल्फा भी बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया तो नहीं गया अभी तक क्वेश्चन, लेकिन मतलब जो आपके यहाँ पूछे जाने की हम बात कर रहे हैं उसकी, तो ऐसे नहीं दिया गया बट ऐसे दिया जा सकता। तो आपको ये रिलेशन यहाँ पर ध्यान रखनी है। रिलेशन क्या ये याद रखेंगे, बाकी तो चीजें समझना है सिर्फ, वो तो ग्राफ वगैरह हम लोग को पता ही है कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस के लिए। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे आरटी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब का ये रेजिस्टेंस हो गया, आरटी इज इक्वल टू, इसे ओपन कर लेंगे अगर हम, या यहां से आप देखो, इससे हम लोग इस रिलेशन से हम लिख देते हैं। ठीक है, आरटी और इधर लाएंगे माइनस आर नॉट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। और अगर हम इसे लिखते हैं ऐसे, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज ही तो है भाई, जो इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो आर टी है, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, तो ये फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहां एक चीज देखो कि जो फ्रैक्शनल चेंज है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रैक्शनल चेंज सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि अल्फा क्या है और टेम्परेचर कितना आपने इंक्रीज किया है यहां पर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ अल्फा, तो वो तो आपको यहां से पता ही कि यूनिट ऑफ अल्फा अगर हम देखें तो जैसे ये पूरा यूनिट लेस हो जाएगा ना, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे रेजिस्टेंस तो यूनिट लेस हो गया, तो इसका मतलब जो अल्फा की यूनिट होगी वो 1 अपान टी हो जाएगा। और 1 अपान टी, टी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे तो पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में रखेंगे तो पर केल्विन हो जाएगा। हमने आपको हीट में बता रखा है कि जो चेंज होता है सेल्सियस का और केल्विन का वो बराबर होता है, इसलिए कहीं पर अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो वहां पर आप चाहे सेल्सियस लिख दो चाहे केल्विन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 आप ऐड करते हैं, लेकिन अगर ये डेल्टा टी दिया हो कि जो चेंज इन टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में लिखेंगे तो 27 ही आंसर रहेगा, 27 केल्विन, तब नहीं ऐड करेंगे। तो चेंज अगर लिखा है तो ऐड नहीं करते, चेंज में दोनों हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा के डिवाइडेड बाई 100। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जितना सेल्सियस पर चेंज होगा उतना ही केल्विन में चेंज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में सब कुछ ऐसे ही है, बस आप यहां पर देखो क्या लिख दिया गया है, रो, और यहां पर लिख दिया गया रो। ठीक है, रो टी एंड रो नॉट। तो ये टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें भी वही है, टी ग्रेटर देन 300 तो आप इसका यूज करेंगे, टी लेस देन आर इक्वल टू 300 है तो यहां पर रो हो जाएगा और यहां पर रो हो जाएगा। ठीक है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, और बाकी फ्रैक्शनल चेंज में भी वैसे ही, फ्रैक्शनल चेंज अगर आप लिखेंगे तो अगेन वैसे हो जाएगा, रो जहां जहां आर है वहां पर बस रो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा रेजिस्टिविटी में। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, टू फाइंड अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा आपको फाइंड करना है। तो इसमें जैसे एक जो डेटा आपको दिया जाता है क्वेश्चन में वो कैसे दिया जाता है, जैसे इसमें जो लिखा गया वैसे ही दिया जाता है कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या लिया गया है, R2। तो आपको यहां पर बताना है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, और R0 भी पूछा सकता है। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी इक्वेशन दी गई है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे करके। ठीक है, ये रिलेशन दी गई और यहां से अल्फा निकालने को बता दिया गया है, अल्फा निकाल सकते हैं, बट आप इसका यूज मत करना। ये रिलेशन जो है कई जगह पर दे दी जाती है, बट ये बहुत एक्यूरेट रिलेशन नहीं है। ये अगर टेम्परेचर में वेरिएशन कम है,
ठीक है, तब तो ये आपको सही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है तो इससे आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आप इसका यूज ही मत करो, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको याद रखना पड़ेगा किस लिमिट तक हम इसका यूज करते हैं। तो उससे बेटर है जो हम बताने जा रहे हैं वो आप करो। इसमें कभी कोई अप्रोक्सीमेशन लिया ही नहीं जाता है और जो हम बताने जा रहे हैं, और इसलिए इससे हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा, चाहे टेम्परेचर में कम चेंज हो चाहे ज्यादा चेंज हो। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर R1, तो अगर हमने R1 लिखा तो यहां लिखेंगे R0 1 प्लस अल्फा T1, और R2 लिखेंगे तो लिखेंगे R0 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। फार्मूला याद रहे तो याद रखना, और अदरवाइज आप ऐसे कर भी सकते हैं। तो इसे हम डिवाइड कर लें, अगर हम डिवाइड करेंगे तो R0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R1 अपान R2 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 प्लस R1 अल्फा T2 एंड R2 प्लस R2 अल्फा T1, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए ये R1 इधर ले आएंगे और ये अल्फा वाला टर्म इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा R1 माइनस R2, नहीं R1 T2 लिख देते हैं हम यहाँ पर, R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1, और ये आ जाएगा R2 माइनस R1, एंड देन आप यहां से कॉमन ले लेंगे अल्फा, तो ये हो जाएगा R1 T2 माइनस R2 T1, और अल्फा लिया कॉमन और ये आ जाएगा R2 माइनस R1, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T, ठीक है। जो थर्मोमेट्री पढ़ाया था उसमें ये रिजल्ट लिखवाया गया था आपको, ठीक है, वहां पर भी इसका यूज करते हैं हम लोग। तो अल्फा इज इक्वल टू ये, इससे आपको अगर अल्फा की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसमें चाहे टेम्परेचर में कम चेंज हो चाहे ज्यादा चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। तो चाहे तो ऐसे आप सॉल्व कर लेना और चाहे तो आप ये रिलेशन याद कर लो, तो इससे आपको रिजल्ट बस तुरंत वैल्यूज रखेंगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी में जैसे लिख दिया गया नोट में, टू फाइंड R0 पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। हम यहां पर जैसे ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो आपको अल्फा मिल गया। अब अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, जो वैल्यूज आपको दी गई उनसे कैलकुलेशन आ गया, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को आप यहां रख दो, और यहां रख देंगे T1 तो आपको पता ही है, R1 आपको पता है, तो आपको R0 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो R0 भी निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या है, और बाकी आप यहां से अल्फा आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फॉर एलॉय। एलॉय तो सभी को पता होगा क्या होता है। एलॉय जो है मिक्सचर होता है कई अलग अलग टाइप के मेटल्स का। तो हम लोग यहाँ पर एलॉय में भी देखेंगे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से, चूंकि वो भी एक कंडक्टर ही है, तो 100% रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन क्या चेंज है यहां पर वो देखो जरा। इन केस ऑफ एलॉयज ऑफ मेटल्स सच एज नाइक्रोम मैग्नीन कांस्टेंटाइन रेजिस्टिविटी इज मोर, रेजिस्टिविटी इज मोर, रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी देन दैट ऑफ कांस्टिट्यूएंट मेटल्स बट वेरीज स्लोली विद टेम्परेचर देन मेटल्स। मतलब यहां पर उसने क्या कहा कि जो रेजिस्टिविटी है वो, जैसे मान लिया दो कोई मेटल्स हैं, जैसे ए और बी को हमने मिला दिया और ये बन गया एक कोई दूसरा मेटल सी, ठीक है। तो हम ये दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल ये भी है लेकिन ये प्योर मेटल्स हैं, लेकिन इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सी बनेगा वो क्या होगा, वो एलॉय हो जाएगा। तो ये एलॉय जो है इसके लिए क्या कहा गया कि इसकी रेजिस्टिविटी इन दोनों से ज्यादा होगी। जैसे ये एलॉय है तो इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है। तो 100% रो की वैल्यू ग्रेटर देन रो 1 होगी, रो की वैल्यू ग्रेटर देन रो 2 होगी। मतलब जो एलॉय की रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होगी। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है कि जो एलॉय है उसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट तो होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। पीछे हम लोगों ने देखा था ना वेरिएशन। तो यहां पर इंक्रीमेंट तो होगा
लेकिन मेटल की तुलना में इसका जो इंक्रीमेंट होता है, मतलब रेजिस्टिविटी में जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ही स्लो होता है। ये इसका एक बेनिफिट होता है, मतलब इसमें बहुत तेज वेरिएशन नहीं होगा, बहुत स्लो वेरिएशन होगा। तो वही यहां पर लिखा गया है, फिर से एक बार पढ़ो। अब ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिविजुअल मेटल की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन धीमा होता है। ठीक है। इन केस ऑफ एलॉयज ऑफ मेटल सच एज नाइक्रो, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब एलॉय हैं। और ये एलॉय में क्या होता है, ये आगे आपको एक जो हम लोग तीसरा इसका टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ वाला, उसमें इसको लिख भी दिया गया है, ऐसे बस नॉलेज के लिए, रटना नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए। रेजिस्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ρ1 रो ग्रेटर देन ρ1, रो ग्रेटर देन ρ2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, बट वेरीज स्लोली विद टेम्परेचर देन मेटल्स, लेकिन इसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में? मेटल की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर सुपर कंडक्टर्स। जैसे जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या रहता है कि हम लोगों ने देखा कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ते हैं। तो इसका उल्टा भी तो होगा कि अगर टेम्परेचर घटाओगे तो दोनों चीजें कम हो जाएंगी, रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी कम होगा। कंडक्टर के लिए बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटाने से कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही काम होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। लेकिन सुपर कंडक्टर की एक खास बात होती है कि बहुत लो टेम्परेचर अगर हम कर दें, बहुत ही लो टेम्परेचर, तो उस लो टेम्परेचर पर अचानक से उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, जबकि कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होगा। कंडक्टर में जीरो नहीं हो सकता, जबकि सुपर कंडक्टर में वो जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहां पर, जैसे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो ग्राफ होगा, जैसे अभी जो पीछे आपको बताया गया था, तो वो तो ऐसे एक अप्रोक्सीमेट करके बताया गया था, लेकिन यहाँ प्रॉपर आपको ग्राफ दिखाए गए हैं सभी। ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो किस तरीके से होता है वो आप देखो, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहां पर अगर हम नीचे देखें इस लोकेशन पर, तो ये ऐसे बेंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये कभी भी जीरो की तरफ नहीं आएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ये मेटल की कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे सुपर कंडक्टर्स की, एलॉय की अगर हम बात करें, तो एलॉय में क्या डिफरेंस आएगा, एलॉय में ये चीज ऐसे ही रहेगी, लेकिन आप दोनों के स्लोप को अगर देखो तो स्लोप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर आप इसे ऐसे मिलाओ यहां पर इस तरीके से, तो ये चाहे जितना आप टेम्परेचर कम कर दो, ये यहां पर जीरो नहीं होगा। मतलब ये ऐसे सोचो कि ये पीछे आ जाए डॉटेड लाइन पर, तो इधर नहीं आएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। तो वो उसके स्ट्रक्चर के कारण उसका रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ रहेगा, टेम्परेचर आप चाहे जितना कम करते चले जाओ। ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप एलॉय के लिए देखो, तो एलॉय के लिए यहां पर जो भी ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो ऐसा ही है यहां पर, लेकिन उसके वेरिएशन को देखो, बहुत स्लो दिखाया गया, ऐसे वेरिएशन दिखाया गया। ठीक है, यहां पर। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज तेज होगा, और इसका स्लोप कम है तो इसका मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज धीमा होगा। भाई आप इसका रेट ऑफ चेंज डी रो अपॉन डी टी अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि इसका एंगल कम दिख रहा है आपको, इसका एंगल ज्यादा दिख रहा है तो इसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा आएगा। तो यही पॉइंट अभी आपको ऊपर बताया गया कि एलॉय की रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और कंडक्टर की भी बढ़ेगी, लेकिन एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत स्लो मोशन में बढ़ती है, जबकि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। तो ये तो हो गया कंडक्टर और एलॉय के लिए। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे यहां पर लगभग स्ट्रेट होता है, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट ही नहीं रहेगा। ये पीछे भी आपको बताया गया कि जब आप टेम्परेचर हाई कर देंगे तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में फिर से बेंड कर जाएगा। तो इसके ग्राफ को ऐसे भी दिखाया जाता, पहचान आप ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, और कई लोगों ने इसको गलत किया था। हमने यहां पर जो आपको बार बार बताया है कि पहचान इसकी क्या है, तो पहचान इसकी यह है कि यहां पर ये बेंड हो जाएगा, आगे ये स्ट्रेट रहेगा कुछ समय तक, उसके बाद फिर कर्व हो जाएगा।
तो इस ग्राफ को ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ऐसे ऐसे भी दिखा दिया जाता है। तो ये ग्राफ गलत थोड़े भाई, मेटल जो है सारे मेटल का एक जैसा ग्राफ थोड़े हो जाएगा। आप तो केमिस्ट्री पढ़ते हो, सारे मेटल की प्रॉपर्टी क्या एक ही जैसी होती? तो ये जो ग्राफ दिखाए जाते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं कि लगभग ऐसा ही मैच करता हुआ ग्राफ मिलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सोचो कॉपर के लिए ड्रॉ करो तो भी ऐसा हो, आयरन के लिए ऐसा हो, एल्युमिनियम के लिए ऐसा हो, सबके लिए ऐसा थोड़े हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। लेकिन उसमें एक जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा, वो ये होगा कि यहां पर ये ग्राफ जीरो पर नहीं होगा, ये ऐसे होगा। और कुछ पार्ट अगर ले लो तो कुछ पार्ट आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन आगे फिर वो कर्व फॉर्म में हो जाएगा। तो बस ये पहचान आप इसकी ध्यान रखो। जो सुपर कंडक्टर्स हो, ये जो है एलॉय होंगे, उसकी पहचान क्या है, उसका वेरिएशन बहुत स्लो होता है। तो वो सीधे सीधे ऐसे ग्राफ दिखा दिया जाता है और उसका स्लोप बहुत कम आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखो, क्योंकि यही डिफरेंस बिल्कुल जरूरी थोड़े कि ऐसे ही आपको डिक्टो बना के दिया जाए, कुछ भी चेंज थोड़ा बहुत होगा तो आपको पहचान ध्यान रखनी। सुपर कंडक्टर में क्या होगा, सुपर कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर के साथ बढ़ाएंगे तब तो बढ़ेगा, लेकिन जब घटाएंगे तो वो रेजिस्टिविटी कम होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचानक से उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, जीरो। और रेजिस्टिविटी जीरो होने का मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, इनफाइनाइट। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, नो अपोजिशन, कोई अपोजिशन वहां पर है ही नहीं। तो अगर कोई अपोजिशन नहीं है तो फिर करंट का फ्लो होता रहेगा आराम से, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर की खास बात होती है कि अगर एक क्लोज लूप में सुपर कंडक्टर में अगर आपने एक बार करंट को जनरेट कर दिया तो वो कई दिनों तक, हफ्तों तक वो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पर यहां पर होगा क्या कि जो नॉर्मली जो कोलिजन्स होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो रुक जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो फिर क्या होता है कि जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल सीधा रूट मिल जाता है, मतलब उनका रैंडम मोशन फिनिश हो जाता है और फिर वो सीधे सीधे एकदम चलते हैं विदाउट एनी कोलिजन। और जब वो कोलिजन नहीं करेंगे तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, इसीलिए उसको कह दिया गया सुपर कंडक्टर, क्योंकि उसमें यहां पर कंडक्टिविटी उसकी क्या हो गई, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो गई। तो ये पॉइंट हम लोग को यहां पर अभी ध्यान रखना है। बाकी सुपर कंडक्टर की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग देखेंगे आगे। तो ये, लेकिन ये काम जो होता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर दो मेटल्स के लिए लिख दिया गया है। सुपर कंडक्टर के लिए resistivity of some material suddenly drops to zero below a certain critical temperature. Such materials are called superconductors. For example, Hg, मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन, सोचो कितना कम टेम्परेचर, 4.2 केल्विन के नीचे अगर उसका टेम्परेचर चला गया तो वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर। एंड लेड बिलो 7.2 केल्विन, वो भी कैसा बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर। मतलब ये सुपर कंडक्टर तो है लेकिन इस टेम्परेचर पर उसका जो बिहेवियर होगा उस समय उसकी कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर दिखा दिया गया है, तो ग्राफ हम यहां पर दिखा दे रहे हैं सेमीकंडक्टर का, पहले ही आपको बता दे रहे हैं, बाकी सेमीकंडक्टर क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। सेमीकंडक्टर में मामला एकदम उल्टा है। सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप देखें तो यहां पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही, इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर, मतलब ये तो मेटल का ही हमने दोनों दिखा रखा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन सेमीकंडक्टर में देखो ग्राफ कैसे दिखाया गया, इस तरह से ऐसे ग्राफ दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, रेजिस्टिविटी कम हो जा रही है, यानी कि कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जा रही है। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं, तो हालांकि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में एक डिफरेंस होता है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे एनर्जी बैंड के बेसिस पर जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखें सेमीकंडक्टर्स में एक्चुअल में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। जैसे वैसे क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर है तब तो वहां पर क्या होगा कि जस्ट लाइक वो इंसुलेटर बिहेव करेगा, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो उसके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाते हैं और ये क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं।
तो जब चार्ज कैरियर्स किसी चीज में आ जाते हैं तो उसका बिहेवियर कंडक्टर जैसा हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जब हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर गए, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आ गए, और चार्ज कैरियर का मतलब अब उसमें करंट पास हो सकती है, यही तो उसका मतलब हुआ। तो यानी कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, पहले करंट पास नहीं हो रही थी, पहले बिहेवियर कैसा था, इंसुलेटर जैसा, लेकिन बाद में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, इसका मतलब बिहेवियर कैसा हो गया, कंडक्टर जैसा। तो जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बाकी सबकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको एग्जाम में कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट या घटने का इफेक्ट। तो नॉर्मली हमारे माइंड सेट होता है बढ़ने के इफेक्ट का, और इसीलिए हम उसके ऑप्शंस को देखकर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। और नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर हमने देखा है कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो टेम्परेचर घटने का इफेक्ट देते हैं, और घटने में होता है काम उल्टा। अगर हम घटाएंगे टेम्परेचर तो कंडक्टर जो है टेम्परेचर घटाने से उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और यहां टेम्परेचर घटाने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपसे इंक्रीमेंट का इफेक्ट पूछा जा रहा है या डिक्रीमेंट का इफेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, नीट 2020 में इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी पेज से। ठीक है, एक तो यही एक ग्राफ पूछा गया था जो भी हमने यहां पर समझाया आपको, और दूसरा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है और उस पर इफेक्ट क्या रहता है। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस इसी पेज से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, तो ग्राफ तो हमने आपको समझा ही दिया। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, और इंसुलेटर। तो देखो हमने अभी आपको कई बार बताया कि दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का, लेकिन एक जनरल बिहेवियर एक जैसा हम लोग ले लेते हैं। तो जैसा सेमीकंडक्टर के लिए हम बात करते हैं वैसी ही बात हम इंसुलेटर के लिए कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने ये क्वेश्चन, कई लोगों ने इस पर जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये इफेक्ट टेम्परेचर का, तो कई लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि ये चीज हमने यहां पर पढ़ाई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि यहां सबको एक ही जगह पर बताया था। फिर हमने मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़ाया तो वहां पर हम सिर्फ वहां पर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो हमने सेमीकंडक्टर के लिए जब जैसे किसी चीज के बारे में स्पेशली काम चल रहा है तो वहां पर उसके बारे में जो इफेक्ट है वो भी हमने बता दिया। तो कई लोग यहाँ का भूल गए और उनको सिर्फ वहीं का याद था, तो वो सिर्फ सेमीकंडक्टर वाला जो इफेक्ट था वही टिक करके आ गए, और उसी में वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो इफेक्ट बताए जा रहे हैं वो कहां पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप टेम्परेचर का इफेक्ट अगर पूछेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया, यहीं से उसके रिजल्ट को आपको समझना है, ग्राफ वगैरह जो भी है। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, यहां पर एक रिलेशन आपको दी गई है, इस रिलेशन पर कोई ऐसा आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाना है। ठीक है, जस्ट ये जो बिहेवियर इसका है वही समझाने के लिए यहां पर बस ये रिलेशन दी गई है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई टू द पावर माइनस ईजी डिवाइडेड बाई के टी, एक्सपोनेंशियल टर्म है ये। ठीक है, ई टू द पावर पहले भी बता चुके हैं, माइनस ईजी, ईजी होता है एनर्जी गैप, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां पर सिग्मा को जनरल मतलब फंक्शन माना गया है कंडक्टिविटी का, तो सिग्मा नॉट को हमने मेटल की कंडक्टिविटी मान रखा है। ठीक है, वैसे वहां पर पीछे जो फॉर्मूला था उसमें सिग्मा माना गया था ना, वो तो हम लोग कंडक्टर के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसमें दोनों मानने थे तो हमने इसे मान लिया मेटल की कंडक्टिविटी। फार्मूला वही रहेगा सेम, फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि m अपान एनी स्क्वायर टाउ, m अपान एनी स्क्वायर टाउ, ये हम लोगों ने फॉर्मूला किसके लिए देखा था, रो के लिए, याद है ना। ठीक है, रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाला था, तो m अपान एन स्क्वायर टाउ, यहां लिखा गया है कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल है दैट इज सिग्मा नॉट, तो सिग्मा नॉट क्या होता है 1 अपान रो, तो यहां क्या लिखा गया है एन स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई m, ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और बाकी एन इंटू म्यू, तो अगर आप यहां पर इसे अलग कर लें एन ई टाउ डिवाइडेड बाई m, तो ये तो याद ही होगा क्या होता है मोबाइलिटी होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एन ई इंटू म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल के लिए हो जाएगा यहां पर कंडक्टिविटी। एनर्जी गैप जो है ये अभी हम शॉर्ट में बस थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो एनर्जी गैप क्या होता है, जैसे एक आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो जिस एनर्जी रेंज में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड, दैट इज वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस एनर्जी बैंड या वैलेंस बैंड नॉर्मली बोल देते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है वो इस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ये बैंड्स क्या है ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कंडक्शन बैंड मतलब वो इस एनर्जी रेंज आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, वैलेंस बैंड का हायर लेवल और कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल, इसके बीच में एक डिफरेंस होता है, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, या बैंड भी बोल देते हैं कुछ लोग, और या फिर हम एनर्जी गैप सिंपली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हो जाता है ईजी, तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का वही यहां पर लिया जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडर्न में। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, फ्रॉम above equation 1 it is clear that as temperature increases conductivity also increases, that is resistivity decreases, ठीक है। अब यहां पर ये क्या लिखा गया है, देखो यहां ये जो यहां पर लिखा गया एक्सप्रेशन इसको हम ऐसे लिखकर आपको दिखा रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई टू द पावर Eg डिवाइडेड बाई kT, ठीक है। अब आप देखो टेम्परेचर आप जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से ये पूरा ऊपर का जो फैक्टर है, जो पावर है वो कम हो जाएगी, और अगर ये पावर कम होगी तो ये पूरा फैक्टर भी कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Eg अपान kT है ना, तो ये पावर ये बढ़ाएंगे तो ये पूरी पावर कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो ये नीचे का पूरा फैक्टर ही कम हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर कम कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और अगर ये कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आप सीधे देखो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए भी होगा और इंसुलेटर के लिए भी होगा। For semiconductors or insulators, if the variation of resistance with temperature is expressed as, जैसे उसने कहा कि अगर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स हैं तो उसके रेजिस्टेंस को अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करें जैसे हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करें तो यहां पर ये जो अल्फा है, ठीक है, ये क्या है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में होगी, ठीक है। जबकि कंडक्टर के लिए मेटल के लिए क्या था पॉजिटिव था, लेकिन सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। तो माइनस होने का मतलब ये अगर माइनस में हो जाएगा तो जब आप टेम्परेचर यहां पर बढ़ाएंगे तो एक तरह से रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है, वो तो आपको यहां पीछे बता ही दिया गया है। तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है, देन अल्फा विल बी नेगेटिव लिख दिया गया वहां पर। नेक्स्ट एक और पॉइंट है उसे भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। अब टेम्परेचर जैसे यहां पर दो लिमिट्स ऐसे बस समझाने के लिए एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं कि हमने आपको भी क्या बताया था कि जो सिग्मा नॉट है ये मेटल की कंडक्टिविटी सिग्मा नॉट, ठीक है। तो यहां पर आप देखो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया गया कि अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो क्या होगा। तो लो टेम्परेचर का मतलब यहां पर क्या है कि जो T है दैट T टेंड्स टू 0। लो टेम्परेचर मतलब हम तो ये तो जानते ही हैं कि 0 केल्विन पॉसिबल है नहीं,
ठीक है, आपको बताया भी था हमने वहां पर। तो ये जो टेंड्स टू जीरो लिखा जाता है, इसका मतलब जीरो नहीं है, मतलब हम लो टेम्परेचर को घटाते चले जा रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आप कम करते जाएंगे, मतलब T टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत कम होता जा रहा है। तो फिर यहां पर अगर आप देखो तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई टू द पावर Eg डिवाइडेड बाई जीरो। और अगर हम इसकी जगह जीरो रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो इसकी पावर इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी, और किसी की पावर इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी ही हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी का मतलब यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो गई, जीरो। तो कंडक्टिविटी जीरो होने का मतलब उसका बिहेवियर कैसा होगा, कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्टर के पास तो कंडक्टिविटी होती, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जीरो होती। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जब टेम्परेचर आप लो करेंगे तो एट लो टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का जो बिहेवियर है, तो नॉर्मली ये हम सेमीकंडक्टर के लिए यहां पर लिखते हैं, बात करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर है वो इंसुलेटर जैसा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर तो पहले से इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर में ये वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसीलिए उसको सेमीकंडक्टर कहा गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो तीन चीजें होती ना, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो इंसुलेटर जैसा भी बिहेव करता है और कंडक्टर जैसा भी बिहेव करता है। तो उसी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर लो टेम्परेचर है तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होगा इंसुलेटर जैसा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें, हाई का मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसको मान लें कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर यहां पर क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट है तो 1/इंफाइनाइट जीरो, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो, और e टू द पावर जीरो का मतलब 1, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट। और सिग्मा नॉट क्या है, ये कंडक्टर की कंडक्टिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ, एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर। ठीक है, तो वही दोनों पॉइंट यहां पर लिख दिए गए हैं। एट लो टेम्परेचर उसमें रिजल्ट क्या निकला, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर, एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और एकदम समझ लो फ्री का नंबर होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस दिए नहीं जाते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जैसे 40 41 है, ऐसे बस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और बाकी आपको भी हमने बताया, जैसे 2020 में 2 क्वेश्चन एक ही पेज से दे दिए गए थे। ठीक है, वो ग्राफ वाला पूछा गया था और वो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। तो बस देख के टिक करना है आपको। ठीक है, वहां पर बस प्रॉपर वे में आप ध्यान रखना कि आपको बताया समझाया क्या गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। At what temperature would the resistance of a copper conductor be doubled of its value at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो हमारे पास रिलेशन क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो उसने कही दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना रेजिस्टेंस है उसका डबल हो जाए, कितने टेम्परेचर पर ऐसा होगा, तो आर टी की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया, ये 1 इधर आएगा, तो 1 इज इक्वल टू अल्फा टी, या टी इज इक्वल टू 1/अल्फा। 1/अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, 4 into 10 to the power minus 3, 1000 divided by 4, that is 250 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। The resistance of a bulb filament is 100 ohm at a temperature of 100 degree centigrade. If its temperature coefficient of resistance be 0.005 per degree centigrade, its resistance will become 200 ohm at a temperature of। ये तो वही अल्फा वाला जो रिलेशन बताया गया था उसी पर है, बस वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लो। क्या आएगा, थर्ड, ट्राई करो जल्दी से।
जैसे इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 में T1 टेम्परेचर आपको दे दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उस पर जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है वो 100 ओम दिया गया है और फिर अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.005। आर T2 जो है यहां पर वो आपको कैलकुलेट ही करना है और R2 की वैल्यू उसने कितनी दी है 200। ठीक है, तो आपको वही रिलेशन आप जो भी बताया गया था उसी का आपको यूज करना है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या था R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। R2 माइनस R1 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 T2 and minus 200 into 100। फोर 400 डिग्री सेंटीग्रेड नोट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन और दे दिए गए हैं। जैसे ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42, अगर इस क्वेश्चन के हम रियल मेथड पर जाएं तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और हम लोग उस तरह से इसे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें एक एलिमेंट मान के फिर उतने पार्ट का पहले रेजिस्टेंस निकाल के फिर उसे इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने फिर दिया क्यों है, क्योंकि इसका एक ऐसे ही एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग याद रख सकते हैं कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन कई बुक्स में ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको यहां पर बता दे रहा हूं। In a wire shown in figure, if the resistivity of the material is rho, then find the resistance of the wire between P and Q। क्वेश्चन नंबर है 42। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस दी गई है आपको R2। ठीक है, और P और Q के बीच में आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो आपको P और Q के बीच में निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही है R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। तो L क्या होता है, वो लेंथ जितनी लेंथ करंट कंडक्टर को के अंदर ट्रेवल करेगी। तो आप यहां पर P और Q के बीच की अगर बात करेंगे तो एक तरह से बैटरी को यहीं पर कनेक्ट किया जाएगा, तो जो करंट है वो ऐसे ही तो फ्लो करेगी इस तरह से। तो जो करंट यहां पर फ्लो करेगी वो यहां से यहां तक L डिस्टेंस ही कवर करेगी कंडक्टर के अंदर, तो इसका मतलब L तो L ही रहेगा। अब A क्या है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एक जैसा होता तो हम यहां पर आराम से पाई आर स्क्वायर लिख देते, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन यहां पर बड़ा है और आगे जाकर छोटा हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका एक एवरेज निकाल के लिखना पड़ता है, लेकिन वो एवरेज अर्थमेटिक मीन नहीं होता। मीन का मतलब एवरेज ही होता है ना। ठीक है, तो एवरेज वो अर्थमेटिक नहीं आता है बल्कि वो ज्योमेट्रिक मीन यहां पर आता है। तो हम यहां पर जो ए रखेंगे उसकी जगह पर ज्योमेट्रिक मीन सीधे सीधे रख देंगे, और ज्योमेट्रिक मीन आपको हमने बता रखा है कि जैसे इसका एरिया अगर हम A1 मान लें और इसका एरिया A2 मान लें, तो यहां पर जो A हो जाएगा वो रूट A1 A2। आपको बताया गया था ना अर्थमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो यहां पर जो ए आता है वो ज्योमेट्रिक मीन आता है। तो ये कैसे पता चला? ये एक्चुअल में कैलकुलेशन से पता चलता है कि जो हमने बताया था। अब आप ये सोचेंगे हम कैसे जान गए, तो वो हमने आपको पहले बता दिया कि हम आपको बस वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दे रहे हैं कि क्या यहां रखना है। बाकी इसे सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, एलिमेंट बनाकर इंटीग्रेट करके ही निकाला जाएगा। तो निकालने पर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप याद कैसे रख सकते हैं, हम सिर्फ आपको वो बता दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो A1 है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, पाई R1 स्क्वायर, और A2 की जगह पर पाई R2 स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, पाई R1 R2, सब स्क्वायर में है, बाहर आ जाएगा रूट के। तो बस ए की जगह पर यही रख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 एंड A2। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल वायर शोन इन फिगर। नेक्स्ट जो दिया गया है उसमें P और Q के बीच में अगेन आपको रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन ये हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर लेकिन थिक सिलेंडर है। जैसे आप देखो ये बीच का जो पार्ट है ये हॉलो है, ठीक है, जैसे पाइप होती है, बस आप ऐसे समझ लो कि पाइप की तरीके से है, लेकिन वो पाइप मोटी है, उसकी मोटाई है कुछ। तो इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस है B, और P और Q के बीच में आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें भी फार्मूला यही लगना है, R इक्वल टू रो L बाई A। एल तो यही लेंथ हो जाएगी, क्योंकि P और Q के बीच का मतलब क्या है कि P में करंट एंटर करेगी और Q से करंट बाहर निकलेगी। तो हमें यहां पर लेंथ की जगह तो L ही रखना है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम क्या रखेंगे, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो करंट है वो बीच का जो हॉलो पार्ट है उसमें तो फ्लो करेगी नहीं, ठीक है। जो करंट है वो तो सिर्फ सॉलिड वाला जो पार्ट है उसके अंदर फ्लो करेगी। तो जो सॉलिड पार्ट है उसका एरिया आपको निकालना है। और ये बात जो हम बताने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। तो कैसे इसका एरिया हम लोग निकालते हैं ये हम बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत जगह पर यूज होना है जो ये पॉइंट बताएंगे हम, ठीक है। ये आगे भी यूज होगा, मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा, हीट में भी यूज हो जाता है, रे ऑप्टिक्स में भी यूज होता है ये पॉइंट। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी सा है यहां पर, कि सामने से देखने पर, जैसे इसी पोर्शन को अगर हम इधर से देखें, जैसे ऐसे है, तो इसी चीज को आगे से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो यहां पे ये वाला रेडियस दिया गया है A और ये दिया गया B, और आपको ये बीच वाला जो पार्ट है शेडेड पार्ट, इसका आपको निकालना है एरिया, ठीक है। तो हम क्या करें, यहां पर लिखेंगे जो एरिया हो जाएगा इस वाले पार्ट का, दिस इज इक्वल टू, तो क्या लिखना है, पाई बी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई बी स्क्वायर। तो पाई बी स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का एरिया, मतलब बड़े वाले सर्किल का एरिया। तो बड़े वाले सर्कल में से, मतलब पाई बी स्क्वायर लिखते हैं तो इसके अंदर का पूरा एरिया काउंट होगा ना, और उसमें से ये जितना बीच का पार्ट है जो हमारे मतलब का नहीं है उसको आप हटा दो। तो बीच वाला जो पार्ट है उसकी रेडियस क्या है, A, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई A स्क्वायर। बस इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर,
ठीक है। तो ये यूज बहुत जगह पर होगा, है छोटी सी बात लेकिन यूज बहुत जगह पर होगा, तो आप ध्यान रखना कि कहीं पर भी इस तरह का अगर क्रॉस सेक्शन दिया गया है जिसमें आपको ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो फिर आप इसी तरह से इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी में ये यूज होगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म में। तो बस आपको ये वैल्यू रखनी, तो यहां पर क्या जाएगा, रो एल और ए की जगह पर पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 44। रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर नॉट इज इक्वल टू 12 ओम। फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these points is equal to 8/3 ohm। जैसे इस तरह से उसने एक वायर आपको दे रखा है, ठीक है, ऐसे कॉइल, और उसने यहां पर दो पॉइंट बना रखे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ऊपर का पार्ट आपको देखने में ही छोटा लग रहा है L1 और नीचे का पार्ट है L2 बड़ा लग रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2, ये हमने मान लिया, ठीक है, कि ऊपर का जो पार्ट है उतने पार्ट का रेजिस्टेंस देखेंगे तो R1, नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R2। तो सबसे पहली बात कि जो वायर है ये पूरा, तो उस वायर के लिए चाहे हम ऊपर के पार्ट की बात करें चाहे हम नीचे के पार्ट की बात करें, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? हाँ, रेजिस्टिविटी एंड, सिर्फ रेजिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शन, दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी। जैसे आप कोई वायर आपने लिया और उस वायर को आपने से मोड़ दिया, तो चाहे आप ऊपर का पार्ट देखो तो इसका क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, वही नीचे का रहेगा, और जो मेटल ऊपर है वही मेटल नीचे है, तो रो भी सेम रहेगा, लेकिन एल अलग अलग है यहां पर, ठीक है। दैट मीन्स हम यहां पर पहले R1 R2 में रिलेशन निकालेंगे ना, तो R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये तो रहेंगी सेम। दैट मीन्स ये इंप्लाई कर रहा है R प्रोपोर्शनल टू L, और ये इंप्लाई कर रहा है कि जो R1 है वो लेस होगा R2 से। क्यों? बिकॉज L1 इज लेस देन L2, क्योंकि L1 लेंथ कम है, L2 ज्यादा है, इसलिए R1 ऊपर का रेजिस्टेंस भी कम होगा, नीचे का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक बात होगी। अब उसने आपको दिया क्या है कि पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम। मतलब उसने एक पॉइंट आपको क्या दिया, गिवन R1 प्लस R2, मतलब अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो पूरा वायर कितना है, 12 ओम का। तो ये तो हो गया 12, इसको हमने एक इक्वेशन डाल दिया। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि जो सब सर्किट बन रहा है उसके बीच रेजिस्टेंस क्या है, 8/3। सब सर्किट का मतलब अगर हम पूरे वायर की बात करें तो ये तो R1 हो गया, R2 हो गया, लेकिन अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालें, तब तो ये कुछ इस तरह का बनेगा ना कि दो पॉइंट है यहां पर A और B, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस है, एक है R1 और दूसरा है R2। तो अगर A और B के बीच में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट, तो उसकी वैल्यू उसने 8/3 दी है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल की कंडीशन में हमें पता है R1 R2 पान R1 प्लस R2, ठीक है। तो और उसने क्या दिया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8/3 दिया है उसने। तो हम यहां R1 प्लस R2 की वैल्यू रख दें, देखते हैं क्या मिलेगा। R1 R2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 8/3, तो ये हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू 32। ये 3 से कैंसिल ये होगा ना 12, तो ये आ जाएगा 4, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 32। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के, मतलब हमें तो R1 R2 निकाल के फिर उसका रेशियो निकालना है ना, क्योंकि R प्रोपोर्शनल 12, तो उसने L1 L2 का रेशियो पूछा है, तो L1 L2 का रेशियो वही होगा जो R1 R2 का रेशियो हो जाएगा। अब R1 R2 का रेशियो निकालने के लिए हमें R1 और R2 चाहिए, तो ये इतना आसान डेटा है पहली और दूसरी क्वेश्चन का कि बिना किसी कैलकुलेशन के तुम्हें पता चल गया होगा क्या क्या वैल्यू होंगी। ये तो हमें नहीं पता चला क्या वैल्यू। जैसे आप ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनका सम 12 हो और मल्टीप्लीकेशन 32 हो, 8 एंड 4।
मतलब बिना कैलकुलेशन के हमें पता चल गया कि एक वैल्यू 8 होगी और दूसरी वैल्यू 4 होगी। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम बता देंगे, लेकिन यहां हमें देखा जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और 8 और 4 आया है तो इसका मतलब जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो 4 होगी और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो 8 होगी। L1 अपान L2 मतलब R1 अपान R2, और R1 अपान R2 4/8 कितना 1/2। मतलब आंसर तो हम लोगों ने निकाल लिया, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 1/2। लेकिन अगर आप यही चीज कैलकुलेट करके निकालेंगे तो फिर आपको, जैसे हमने पहले भी बता रखा है, वेक्टर में भी बताया था ऐसा कैलकुलेशन, तो वैसा ही कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखो आंसर हमने बता दिया कैसे निकालेंगे। आंसर निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप जानना चाह रहे हैं कि 4 और 8 कैसे हम निकालेंगे तो उसके लिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा यहां पर, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे R2 माइनस R1, क्योंकि R2 बड़ा है, स्क्वायर इज इक्वल टू R2 प्लस R1 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। समझ में आ गया ना ये तो वही फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4a1 a इंटू बी। तो ये आपको हमने मैथमेटिक्स में लिखवा दिया था, तो ये कोई अलग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर का होता है। तो यहां से R2 माइनस R1 टू द होल स्क्वायर, R2 प्लस R1 कितना 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, एंड माइनस R1 R2 है 32, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 128। तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा ना 16। तो 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ये R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ गई 4, और इसी के नीचे रख दो आप R2 प्लस R1, वो कितना है 12, दोनों को आप ऐड कर दो, कैंसिल हुआ, 2R2 की वैल्यू हो गई 16, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई 8। देखो वो पहले हम लोग निकाल लिया था 8 होगा। ठीक है, एंड R1 जो हो जाएगा बाई 1, R1 इज इक्वल टू 12 माइनस R2, 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ L proportional to R implies that L1 upon L2, R1 upon R2, 4 divided by 8, 1/2, 4,000. नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट I and voltage V is shown below, identify the portion corresponding to negative resistance। कौन सा पॉइंट होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा CD पार्ट। देखो जो भी यहां पर ग्राफ दिया गया है वो करंट और वोल्टेज में दिया गया है, अब हमें कोई एक्चुअल वैल्यू तो निकालनी नहीं है कि जो स्लोप होगा वो R के बराबर होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, हमें उसको सोचने की जरूरत नहीं। हमें ये पता है कि स्लोप का रेजिस्टेंस से सीधा रिलेशन होता है, तो अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम वहां इस डायरेक्टली समझ जाएंगे कि स्लोप नेगेटिव कहां है, CD पार्ट में ही सिर्फ नेगेटिव है, तो वही आंसर यहां पर हो जाएगा। बाकी अगर आप प्रॉपर लिखना चाहेंगे तो वो हम बता ही चुके हैं कैसे आप लिखेंगे स्लोप वगैरह। जैसे I इधर दिया गया, V दिया गया, तो आप याद करो आपको ऐसे बताया गया था कि यहाँ पर V है और यहाँ I। ठीक है, फिर अब ग्राफ वहां पर जैसे भी आप बना लो, देखिए जैसे इसमें जो ग्राफ बनाया गया उस तरह से, आपको इससे कोई मतलब नहीं, हमें जस्ट रिजल्ट देखना है। जैसे हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया ग्राफ, ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि वेरिएबल वाला ही दिखाया गया। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, जैसे कोई भी पॉइंट है तो वहां पर अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये क्या देगा आपको, DI अपान DV, स्लोप इज इक्वल टू DI अपान DV, और DI अपान DV क्या हो जाएगा 1 अपान R हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 1 अपान स्लोप, मतलब अगर I इधर V इधर है तो 1 अपान स्लोप। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, स्लोप नेगेटिव इंप्लाइज दैट R नेगेटिव। ठीक है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो जो ग्राफ आपको बनाकर दिया गया है, ऐसे दिया गया ना, ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो इसमें यहां पर करंट आपको दी गई, इधर वोल्टेज दिया गया है, और जो पार्ट ये वाला है
ठीक है, जो CD पार्ट आपको यहां पर दिया गया है, ये A दिया गया है, यहां पर B दिया गया, ये C हो गया, ये D हो गया, यहां पर नहीं, यहां पर है, ठीक है, D हो गया और ये पॉइंट हो गया E। तो सिर्फ हमें पता चल रहा है कि जो CD वाला पार्ट है वहां पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला CD वाला पोर्शन, ये हमें दिखा रहा है नेगेटिव स्लोप implies that negative resistance। ठीक है, तो इधर तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये तो हम पहले बता चुके हैं ना आपको, ये तो हमने ऐसे दोबारा आपको यहां पर समझा दिया। ये यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे नेगेटिव स्लोप नेगेटिव रेजिस्टेंस। Two metal wires of identical dimensions are connected in series। Identical dimension मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is। इफेक्टिव कंडक्टिविटी, ये जो 44 नंबर क्वेश्चन हमने कराया है, 44, 45, 46, ये तीनों आपके यहाँ पूछे गए क्वेश्चन। ये ग्राफ वाला भी पूछा गया है। सेकंड, फर्स्ट, मतलब कम से कम ऐसा ऑप्शन तो ना ही टिक करो जो डायमेंशनली ही गलत हो। इसीलिए डायमेंशन पहले पढ़ा दी जाती है कि कम से कम कुछ नहीं तो इतना ही, यही एक क्वेश्चन तो सही हो जाए आपका डायमेंशन वाला। ये जो फर्स्ट और सेकंड है आपसे क्या पूछा गया है, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब आप सोचो इफेक्टिव कंडक्टिविटी ρ1 प्लस ρ2 एंड डिवाइडेड बाई ρ1 ρ2। तो यहां पर ये ऊपर जो कंडक्टिविटी की डायमेंशन है जो भी है, नीचे उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 1 अपान आ जाएगा ना, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान सिग्मा, तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, सेकंड और थर्ड यहां पर आपको देखना है, उसमें से क्या होगा ये बताना। कुछ लोगों ने सेकंड बताया, कुछ लोगों ने थर्ड बताया। सेकंड, थर्ड, थर्ड ऑप्शन सही होगा, सेकंड नहीं सही होगा। सेकंड और थर्ड में एक ही जगह पर उसने यहां पर जो है उसने दिमाग लगाया था कि कई लोग इसका सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि एक जगह गलती होती है यहां पर। जैसे आप देखो उसने आइडेंटिकल दे रखा है वायर्स को, सिग्मा 1 सिग्मा 2 उसने कंडक्टिविटी दे दी, तो हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो जोड़ना आता नहीं है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस तो जोड़ना आता है। तो उसने कहा है यहां पर द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन जो किया गया, ठीक है। तो हम यहां पर सीरीज में ये चीज जानते हैं, इन सीरीज R इक्वल टू, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। क्योंकि हमें रिलेशन तो सिग्मा का निकालना है, लेकिन हमें सिग्मा जोड़ना नहीं आता, हमें रेजिस्टेंस जोड़ना आता है सीरीज में। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है कि हम इसे लिखते हैं R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए, और इसे हम लिख देते हैं ρ1 L डिवाइडेड बाई ए, और इसे हम लिख देते हैं ρ2 एंड L डिवाइडेड बाई ए। एंड देन ये तो हमने उड़ा दिया यहां से, और इसे 1 अपान सिग्मा 1 अपान सिग्मा 1 1 अपान सिग्मा 2 और सॉल्व कर लिया, आ गया सेकंड ऑप्शन। अब गड़बड़ कहां पर हो रही, गड़बड़ हो रही लेंथ में। जब दो वायर आप सेम लेंथ के लेंगे और उनको जब आप सेम लेंथ के हैं, तो जब आप ऐड करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे अगर आपने ऐसे जोड़ दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नहीं चेंज हुआ, तो क्रॉस सेक्शन जो यहां है वही यहां रखोगे, लेकिन लेंथ तो डबल हो गई। जब आप अलग अलग देखेंगे तो इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन की लेंथ देखोगे
तो उसकी लेंथ क्या होगी 2l, तो ये 2 यहां पर छूट जाता है, और अगर 2 छूट गया तो सेकंड ऑप्शन मैच करेगा, और 2 आपने लिख दिया तो आपका सही ऑप्शन मैच करेगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर बस यही ध्यान रखना था कि दोनों वायर्स को जब हम जोड़ेंगे यहां पर, तो इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो होगा सीरीज वाला उसमें लेंथ L1 प्लस L मतलब L प्लस L 2L हो जाएगी। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी 2L, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही रहेगा, और ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2। ठीक है, तो ये आपको बस देखना था, तो यहां पर आपको लिखना था 2L, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो ये 2 बाई सिग्मा हो गया, ये 1 अपान सिग्मा 1 प्लस 1 अपान सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तुम लोगों के यहाँ इस बार भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था 22 में। एज एक क्वेश्चन पूछा गया था, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन दिया गया था, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट पूछा गया था, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स। नहीं, यही तो है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कंडक्टर का और डिक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो यही यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया था, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो पहला ऑप्शन दिया गया था इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, दूसरा दिया गया था मेटल्स, तीसरा दिया गया था इंसुलेटर्स ओनली, और चौथा दिया गया था सेमीकंडक्टर्स ओनली। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, इंसुलेटर्स एंड अभी तो पढ़ाया गया, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर T फॉर कॉपर। कई लोगों ने -1 गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन ये बना हुआ है, तो इसमें कई लोगों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को। हालांकि उन लोगों में से एक का सिलेक्शन हुआ था, उसको मिला था KGMC, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन सोचो गलत हो गया। यहाँ पे इस तरह से 2 ऑप्शन दिए गए थे। अब मिस्टेक क्या हुई थी वो हमने आपको जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे दिया गया था कॉपर के लिए, आप पूछा गया था कॉपर का क्या होगा। अब आप बताओ इसमें कॉपर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब पहला है दूसरा, सेकंड वाला, क्योंकि कॉपर और एलॉय में डिफरेंस बताया गया था कि आप मेटल की कंडीशन में ये ऐसे हो जाएगा कर्व, ठीक है, और जो एलॉय है उसमें स्ट्रेट दिखाया गया था। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, वही उसने पूछा था, तो वो तो मतलब उसने प्रॉपर कॉपर का बना दिया। हमने आपको जनरल बता दिया था कि जो भी मेटल्स होंगे सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही जैसा बिल्कुल होगा एग्जैक्टली, लेकिन अगर देखेंगे तो सबका शेप लग इसी टाइप में जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन वहां पर टिक करना था। बाकी 2021 में इसी चैप्टर से पूछा गया था, उसमें सिर्फ फॉर्मूले पूछे गए थे। ड्रिफ्ट मैचिंग का क्वेश्चन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम और करंट डेंसिटी एक साइड में दिया गया था, दूसरी साइड में फॉर्मूले दिए गए थे और उसको मैच करना था। और एक क्वेश्चन हमने आपको करवाया ही था, वो रेशियो वाला जो क्वेश्चन था, रेजिस्टेंसेस ऐसे दिए गए थे और उसमें आपको करंट का रेशियो बताना था, इसमें करंट का I1 I3 अपान I1। तो कई क्वेश्चंस ऐसे ही इससे पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना चैप्टर। ठीक है।